की मैं घोषणा करता हूं। सामान्य अध्ययन के 9 खंड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करेंट है, मिसलेनियस है। इस कड़ी में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण खंड है 10-11 अध्याय का, और वो है इकोनॉमिक्स, जो आपके स्तर की परीक्षा के दृष्टि से उसके कुछ भाग, विशेषकर प्लानिंग, विशेषकर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF और बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर का अधिक महत्व होता है। प्रारंभिक कक्षा है तो पहले तो यह समझना होता है कि यह खंड में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा खंड है, आज का युग आर्थिक युग के रूप में ही जाना जाता है। अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ते हैं? संसाधनों का प्रबंधन पढ़ते हैं, संसाधन और मुद्रा का प्रबंधन पढ़ते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन के भी कई रूप होते हैं। एक नेचुरल है, जैसे भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, मानव है, पशु है। तो ये सब हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। एक कृत्रिम संसाधन होती है जिसको हम बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है, लेकिन एनर्जी के रूप में कन्वर्सन जो हम करते हैं वो क्या है? कृत्रिम ऊर्जा है, वो कृत्रिम प्रबंधन है। तो संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन और मुद्रा का प्रबंधन, मानव संसाधन का विकास, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? किसके लिए है इकोनॉमिक्स? मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए है। इसलिए एक अवधारणा भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। यह अवधारणा बांग्लादेश के महबूब हक ने दिया था। पहले यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ही इस अवधारणा को दिया था। और SHG का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका संस्थागत रूप जीविका देखते होंगे गांव में, वो SHG का ही संस्थागत रूप है। बिहार में जीविका काफी विकसित भी है। 10 लाख से अधिक ग्रुप बने हुए हैं। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं उस ग्रुप से जुड़कर आर्थिक उपार्जन कर रही हैं, जिसका मूल न्यूनतम रूप 2000 है और अधिकतम तो जो जितना उसमें काम करे उतना अधिक अर्जन कर सकते हैं। कोरोना के काल में मास्क बनाने में अब तो जीविका दीदी का रसोई वगैरह सब भी आता है। प्रोडक्शन, कई बिंदुओं पे प्रोडक्शन में उसकी बड़ी भूमिका है। कई आर्थिक क्रियाओं से जोड़ा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है SHG का, ये SHG की अवधारणा भी देने वाले यही थे। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। महबूब उल हक का सबसे बड़ा योगदान है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक में से रहे और बांग्लादेश के गरीबी के उन्मूलन में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। इन्हीं के साथ HDI की अवधारणा देने में इनके साथ एक और भारतीय अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे, जिन्हें हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। उनका नाम है अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन और महबूब उल हक साहब ने मिलकर इस HDI की अवधारणा को दिया था, जिसके 3 तत्व होते हैं। एक, मानव का विकास। सबसे पहला क्या होता है? एजुकेशन। उसको शिक्षा मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये नहीं हमेशा बीमार रहे, उससे भी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होती है। तो दूसरा है हेल्थ, जिसको यहां पे कहते हैं लॉन्गेटिविटी, जीवन प्रत्याशा इसको कहते हैं। लेकिन जीवन प्रत्याशा कब बढ़ेगा? जब स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
जापान का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। भारत का बढ़ा है। आजादी के समय भारत का जीवन प्रत्याशा 36 वर्ष था। लोग 36 साल ही जीते थे एवरेज। आज 69 साल है। आज 69 साल है, इसलिए आज जो भी थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसस है वो 75 साल के आसपास तक कम से कम रहता ही है। तो ध्यान रखिए। तो लॉन्गेटिविटी का क्या मतलब है? जीवन प्रत्याशा कि एक आम भारतीय 69 साल जीते हैं और सबसे अधिक जापान में लोग जीते हैं। तो हमारे यहां और जापान के फूड बिहेवियर इकोलॉजी में अंतर भी है। हम लोग हाईली पॉल्यूटेड स्टेट में रहते हैं और पॉल्यूशन का कारण होता है गरीबी और पॉपुलेशन। पॉल्यूशन बढ़ने का कारण है पॉपुलेशन और पॉवर्टी। ये सरकारी तर्क है। पॉल्यूशन बढ़ने के, लिखना नहीं है, समझो। इकोनॉमिक्स में जहां कहेंगे लिखने के लिए जोड़ लिखना पॉपुलेशन और पॉपुलेशन और पॉवर्टी। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। भारत जनसंख्या के क्षेत्र में महान देश है। 142 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हमारे देश में। अभी बता भी रहे थे कि 17.5% आबादी पूरे विश्व की कहां है? भारत में। और भारत का 8% आबादी कहां है? बिहार में। माने उसका भी 8%, 12 करोड़ से अधिक आबादी हम लोग रखे हुए हैं। तब जबकि देश पूरे विश्व में भारत पहला देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था जेआरडी टाटा के मार्गदर्शन में। और नीति के रूप में 1975 में इस नीति को हमने जन्म दिया कि नहीं, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। और जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया 25 जून 1975 को, आंतरिक अशांति के नाम पे पहली बार जो इमरजेंसी लगाया गया था वो 25 जून को लगाया गया था। तो उसके बाद फैमिली प्लानिंग कंपलसरी कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कुमारे का भी नसबंदी कर दिया गया, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हो सके। शायद हमारे राहुल जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, उस समय संविधान खतरे में नहीं पड़ा था, लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था, जब आंतरिक अशांति के नाम से तानाशाही व्यवस्था को रेगुलेट कर दिया गया था। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देश की बड़ी समस्या को सुलझाने में वर्तमान सरकार की जितनी भी प्रशंसा करो कम है। विशेषकर आर्टिकल 370, एक देश दो संविधान, दो तरीके की व्यवस्था को समाप्त करने में इस सरकार की बड़ी भूमिका रही। कई समस्याएं हैं जिसका समाधान होना आवश्यक है। उसमें सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है और उसका सीधा संबंध है पॉवर्टी से, और वो इतना आसानी से समाप्त भी नहीं हो सकता। विकसित देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। हाँ, सवाल यह है कि हम कम से कम अपने प्रत्येक नागरिक को जीवन की सुरक्षा दे सके, खाद्य की सुरक्षा दे सके और रोजगार के सीमित छोटे या बड़े अवसर को हम सृजित कर सके। और ये डिपेंड करता है आपके आर्थिक विकास पर। और आर्थिक विकास की दृष्टि से हम मोर और लेस बहुत खराब नहीं है। 7 से 7.5% हमारा आर्थिक विकास है। क्या मुकेश जी, कहां थे आप? ऐसा तो मैं कोई बात लिखाया नहीं हूं जो उसको आप कॉपी पे देख रहे हैं बड़ा एकाग्रता के साथ। ठीक है कि चिंतन कर रहे थे देश के विकास में कैसे हमारी भूमिका हो सकती है। यहीं रहिए, देश में ही रहिए। हमारा ध्यान सब पे रहता है, पता है ना। 3 ठो आंख है हमको, 2 ठो सामने, 1 ठो ड्रोन की तरह उड़ता रहता है, देखता रहता है वो। ठीक है कि नहीं? खैर, मूल में आइए। मूल यह है कि हम लोग आर्थिक विकास के दृष्टि से निम्न मध्यम स्तर वाले देश में हैं। हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। तो दूसरा तत्व है लॉन्गेटिविटी। तीसरा जो है वो है पर कैपिटा इनकम। ये 3 तत्व यदि रहता है किसी के पास तो यह कहा जाता है कि मानव विकसित है। जितना अधिक रहेगा उतना विकसित माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कौन कौन से तत्व हैं? शिक्षा,
स्वास्थ्य जिसको लॉन्गेटिविटी शब्द दिया गया, जीवन प्रत्याशा। तीसरा है पर कैपिटा इनकम, कमाते कितना हो। सर मैंने एमएससी किया है, हाँ, वो तो ठीक है, कमाते कितने। सर मैंने पीएचडी भी किया है, नहीं वो सब ठीक है, कमाते क्या हो। सर मैंने डिलीट भी किया, वो सब ठीक है, कमाते क्या हो। ठीक है कि नहीं। तो आशा है समझ गए होगे कि डिग्री रखिए, लेकिन डिग्री का इकोनॉमिक यूज कीजिए, डिग्री का, क्योंकि आज का युग आर्थिक युग है। और अर्थव्यवस्था में अभी फिलहाल हम लोग अर्थव्यवस्था के बेसिक कक्षा में हैं। संसाधन और मुद्रा का प्रबंधन किसके लिए, मानव कल्याण के लिए, उसको हम अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसके जनक एडम स्मिथ थे, जिसके जनक, और जिनको दो कारणों से हम याद रखते हैं। एक उनका एक किताब था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिनके किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और दूसरा था उनकी एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को कहते हैं लेसेस फेयर, जो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, जो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपके नए बैच वाले को भी इसमें जोड़ दिया हूं, क्योंकि अगली परीक्षा मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर भी हो सकती है। तो समय रहते कम से कम हम अपना काम कर दें। अब आप याद नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये तो आपकी लापरवाही होगी, क्योंकि बहुत अच्छे अवसर अगले कुछ महीने में मिलने वाले हैं। आप खुद भी देख रहे हैं कि विद इन 10 डेज रिजल्ट, अभी 4 तारीख को रिजल्ट निकला और 14 तारीख को सूचना जारी कर दी गई बिहार सरकार ने कि 5.25 लाख रिक्तियां हैं। कल आप लोगों को यूट्यूब लाइव पर भी भेज दिए थे और विभिन्न ग्रुप पे भी मैंने भेज दिया था कि 5.25 लाख रिक्तियों की संख्या सरकार ने उसको तैयार करके भेजा है। अब उसका प्रक्रिया अलग अलग रूपों में होगा। मुझे लगता है 1-1.5 महीना के अंदर वो सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। फिर 2-3 महीना में परीक्षा हो जाएगी और 2-3 महीना के बाद रिजल्ट। चूंकि 2 चरणों में परीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि 6 से 8 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है कि नहीं। लेकिन आजकल तो सुपर कंप्यूटर का एरा है, पीटी का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर ही दे देता है। सारा काम तो सुपर कंप्यूटर कर डालता है। पहले के समय में एक परीक्षा का संचालन साल भर 1.5 साल लग जाता था। आज तो ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो हम सरकार इस कोशिश में है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम, लेकिन ऑनलाइन की भी अपनी ड्रॉबैक्स है, जो सीटेट की परीक्षा में सामने आया कि कैसे हैक कर लिया गया सीटेट में और कैसे लोगों को लाभ पहुंचाई गई कंप्यूटर सेंटर के द्वारा। तो हर परीक्षा की तो अपनी दुर्बल पक्ष है, ऑफलाइन की अपनी दुर्बल पक्ष है, ऑनलाइन की अपनी दुर्बल पक्ष है। अब इसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, यही तो गुड गवर्नेंस का काम होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि मेरे द्वारा आज कम से कम पहले इस शब्द से हम आरंभ करना चाहेंगे, लिखिएगा, संसाधनों का प्रबंधन। जो पहली कक्षा कर चुके हैं वो भी लिखेंगे, जिनकी पहली कक्षा है वो भी लिखेंगे। संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों और लिख दो, संसाधनों और मुद्रा का प्रबंधन, संसाधनों और मुद्रा का प्रबंधन, संसाधनों और मुद्रा का प्रबंधन अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। संसाधनों एवं मुद्रा का प्रबंधन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण मानव विकास है। इसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण या मानव विकास है। इसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण या मानव विकास है। मानव विकास है। क्या है? मानव विकास है। अति महत्वपूर्ण है कि, नोट लिखो, नोट नोट, अति महत्वपूर्ण है कि
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, उसको लिखो, पहले शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो यूएनडीपी लिखिए। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है जिसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला शिक्षा, पहला शिक्षा, पहला शिक्षा। दूसरा, दूसरा जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। भूलेंगे नहीं कि एचडीआई 2023 में भारत का स्थान 134 है। 2023 में 23-24 में भारत का एचडीआई में स्थान 134 है, 134 है। कितना है? टिक लगाओ, उस पर टिक लगा दीजिए परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट, आपकी जानकारी में है कि सतत विकास लक्ष्य है, और सतत विकास लक्ष्य का ये जो तीनों तत्व है वो एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी लक्ष्य है। 3, 4 और 8। 3 में क्या है? 3 में है स्वास्थ्य, 4 में क्या है? शिक्षा, 8 में है पर कैपिटा इनकम मतलब आर्थिक समृद्धि भी लाना है। और एसडीजी का गोल भी है। एसडीजी कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 2015 में जारी किया और कहा कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि इस 15 इंडिकेटर पे अपने गवर्नेंस को चलाए। ठीक है, 17 इंडिकेटर पे गवर्नेंस को चलाए 2015 में, और 15 साल का समय दिया गया है कि 2030 तक हम उस 17 तत्व को प्राप्त कर सके, जिसमें जीरो पॉवर्टी है, जिसमें क्लीन एनर्जी है, जिसमें 100% लिटरेसी है। मतलब इस तरह से इन बिंदुओं को अपने देश में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है। अब एक देश है चाड, 32 वर्ष उसकी अभी भी एवरेज आयु है। अब उसको कहेंगे कि तुम 75 साल कर लो, हो जाएगा? नहीं। तो उसके लिए तर्क क्या है? उसके लिए है कि आप 32 से बढ़िए आगे, ऐसा नहीं कि 32 से 31 पे आ जाइए, आप 32 ही रहिए। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब देश को आजादी मिली थी तो 36 वर्ष एवरेज आयु थी। कुछ लोग 100 साल जीते थे, लेकिन एवरेज आयु क्या था? 36। कोई बीमारी हुआ, मलेरिया आया, सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर गए, प्लेग आया, लाखों लोग साफ। ठीक है कि नहीं? भोजन भट्ट होते थे, जम के भोजन कर लिए, इसके बकरीद में भोजन कर लिए, गाछी होके आते थे, मर जाते थे, पेट फट जाता था, मर जाते थे। लोग कहते थे की भेल, पूछते थे तो लोग, उनके यहाँ के लोग कहते थे कि बड़ा बढ़िया खाला, बकरीद में गेला, इकबाल साहब के इटम गेला, खूब जम के बिरयानी तोड़ला, गाछी होके अवई छला तो भूत लग गए, मरी गेला, ये भूत लग गए। ठीक है कि नहीं? कि ओवर ईटिंग करने से, ठीक है, कॉलरा हो गया होगा, ऊपर नीचे निकलने लगा होगा।
उस समय इस तरह की ORS घोल और इस तरह के पर्याप्त साधन नहीं होते थे जिससे कि बचाया जा सके। देखते थे चेचक, मलेरिया, फाइलेरिया, कौन कौन बीमारी होता था। आज भी बीमारी होता है, लेकिन आज समृद्धि का बीमारी है, डेंगू। कहां से निकलता है? कूलर से निकलता है। कूलर का पानी जब शेष रह जाता है लंबे काल तक, तो उसमें डेंगू का मच्छर का फर्टाइल कंडीशन है। बनाया ही मैं क्वेश्चन हूं डेंगू पर कि किसकी संख्या कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। वो समृद्धि की बीमारी है, आज की बीमारी है। वो आज से 50 साल पहले की बीमारी नहीं थी, क्योंकि 50 साल पहले कूलर नहीं था। ठीक है कि नहीं? पहले के लोग में आलस्य नहीं था, क्योंकि ओपन एयर में सोते थे, आलस नहीं था। एसी में आप सोइएगा तो आलस्य होगा। मुझे छोड़कर मुझे आलस्य नहीं लगता है किसी भी स्थिति में, कहीं भी। मैं 1.5 घंटा 2 घंटा भी सोया तो भी मुझे उठने में कोई आलस्य नहीं होता है। टाइमर लगा हुआ है, सेट कर लिया 7 बजे तो 7 बजे। ठीक है कि नहीं? एकदम मिलिट्री वाला अभी भी मेरी मानसिकता है कि 7 बजे का मतलब 7 बजे, 8 बजे का मतलब 8 बजे। मैंने सेट कर लिए कि आज कितना सोना है। यदि 4 घंटा सोना है तो 4 घंटा में उठ जाएंगे। यदि ये कोशिश रहे कि नहीं आज बकरीद है, आज छुट्टी है, थोड़ा सा 8-10 घंटा सोना है तो सोना है तो सोना है, सोना है तो सोना है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये सब नया बीमारी आया, आल्जस, डायबिटीज, नहीं हार्ट अटैक। पहले किसी को हार्ट अटैक होता था? नहीं होता था, क्योंकि आजकल लोग भोजन करते हैं रिच और काम है बैठने वाला। अभी बताएंगे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अधिकांश लोग तृतीयक सेक्टर में जाना चाहते हैं। आप लोग कहां जाना चाह रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर में, शरीर सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। ठीक है कि नहीं? और सेवा क्षेत्र सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है। दिमाग का खपत ज्यादा है। जितने भी सेक्टर हैं युवाओं के लिए, पढ़ने लिखने वाले युवाओं के लिए, वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है। हालांकि आजकल पढ़े लिखे लोग प्राइमरी सेक्टर में भी आ रहे हैं। जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो सब प्राथमिक सेक्टर है। कृषि, खनिज, मछली, वन, ये सब जो रिसोर्सेज हैं, इसका संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से है। हमारे भारतवर्ष में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। हालांकि यह जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी का घटना इस बात का सूचक है कि भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है। जब देश को आजादी मिली थी उस समय आधा जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी रहती थी। आज घट के वो 17-16% पे आ गया और धीरे धीरे वो घट ही रहा है। हमारी जनसंख्या एक समय में, आजादी के समय 92% जनसंख्या कृषि पे आधारित थी। आज वो घटकर 52% के आसपास रह गया। राज्य में थोड़ा ज्यादा है, 77% लोग आज भी बिहार में कृषि पे आधारित है। ठीक है कि नहीं? तो अभी बिहार पिछड़ा राज्य है, विकसित राज्य नहीं है। और यह भी ध्यान रखिए कि सबसे अधिक एचडीआई में कौन सा राज्य है? केरल। केरल में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। और जहां शिक्षा स्वास्थ्य दोनों रहेगा, पर कैपिटा इनकम वहां बेहतर रहेगा ही। केरल, हिमाचल प्रदेश, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जीवन का कि इन राज्यों में जितनी योजनाएं चलती हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, उसमें निगेटिव पॉइंट नहीं देखता है। मतलब निगेटिव पॉइंट यह नहीं देखता है कि कहां से हम इस योजना को विफल कर दे और खा पोकाव कर सकें। बिहार, उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चलती हैं पहले यही देखता है कि इसमें खाने का उपाय है कि नहीं। ठीक है कि नहीं? स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति तो समृद्ध हो जाता है, लेकिन उससे जुड़े हुए, जो योजना से जुड़े हुए हजारों लोग हैं, वो विकास के जो बिंदु हैं उस पर वो नहीं पहुंच पाते। यह हंसने का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है। ठीक है कि नहीं? कि हमें किसी योजना की दायित्व मिले हैं तो हम यदि उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए शर्म का विषय है, यह हंसने का और गौरव का विषय नहीं है। अभी मैंने जितनी भी इंडेक्स है, आजकल तो इंडेक्स पर हम मूल्यांकन कर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में देखिएगा कि सारी सरकार की सारी योजनाएं टॉप पर है, टॉप 1 2 3। अब तो नीति आयोग भी जारी करता है विभिन्न सूचकांक। और प्रतिस्पर्धी संघवाद को जन्म यदि किसी संस्था ने दिया है तो नीति आयोग ने दिया है, जो योजना आयोग के स्थान पे बना और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और ये दोनों संस्था एक संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
याद रखिएगा, नीति आयोग वो भी समय समय पर इंडेक्स जारी करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे बेहतरीन राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, स्वास्थ्य में कौन है, सब देता है समय समय पे। यही वो महीना होता है मार्च अप्रैल के बाद कि नए नए इंडेक्स और नए नए आपके पास रिपोर्ट आना शुरू हो जाता है। अभी बताए भी थे हम कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया और भारत का स्थान 129 और 134वां हम लोग HDI में हैं, ठीक है कि नहीं। और फिर जब नया आंकड़ा आएगा तो फिर उसको या तो सुधरेगा या कुछ बिगड़ेगा, यही हो सकता है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खासी राशि खर्च की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्वाभाविक है कि हमारे देश में HDI का प्रतिशत, HDI का जो इंडेक्स में स्थान है उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही, क्योंकि हम इस पर अच्छा योजना भी चला रहे हैं और आवंटन भी दे रहे हैं। मूल अब है सवाल कि उस योजना को और उस आवंटन को सही लोगों तक वो पहुंच जाए, और इसी में आपकी मुख्य भागीदारी है। आपकी मतलब कि आप जब भी सेवा क्षेत्र से जुड़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा या बड़ा अंशदान रहेगा ही। मूल बिंदु पे आ जाइए। हमने अभी आपको जानकारी दी कि HDI में, अब उसमें नोट में लिख दो, HDI में भारत का केरल राज्य सबसे ऊपर है। HDI में भारत का केरल राज्य सबसे ऊपर है। केरल राज्य सबसे ऊपर है HDI में, भारत का केरल राज्य सबसे ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत में भी HDI इंडेक्स जारी किया एक राज्य ने, अपने राज्य में। अब कौन सा राज्य है जिसने जारी किया, वो भी यूट्यूब लाइव पे बनवाई हुए हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना HDI इंडेक्स जारी किया कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का स्तर क्या है, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ऐसा जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, एक ऐसा स्टेट जो सोयाबीन स्टेट के रूप में जाना जाता है। अभी जिस सांची की बात कर रही थी, कौन किसी से पूछा था, वो कहाँ है, वो सांची मध्य प्रदेश में है और उसी के पास से कर्क रेखा भी गुजरता है। याद है कि हालांकि कर्क रेखा एकमात्र राज्य की राजधानी से गुजरता है जिसका नाम है झारखंड, रांची से बीचों बीच होकर गुजरता है, लेकिन उसके आसपास कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस राज्य के आसपास से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है, ठीक है। और जहां भारत भवन भी है, काफी महत्वपूर्ण, और इंडिया का फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम वो भी भोपाल में ही है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम का मतलब हुआ कि मानव के विकास की कहानी, कि तुम्हारा विकास कैसे हुआ, तुम बंदर से आए, ये लोग बंदरिया से आए, तुम लोग बंदर से आए। अभी कह भी रहे थे कि सुबह सुबह नाम लेना ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो बंदर से तुम्हारा विकास हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत लक्षण भी बंदर बंदरिया वाला है, ठीक है। एक लड़का को भी मैंने देखा कि सीधे पहला सीढ़ी से 5वां सीढ़ी पे कूद गया, लक्षण है। हमने कहा कि यदि कुछ हो गया अभी, ठीक है, तो क्या कहोगे कि लक्ष्य के सीढ़ी खराब छे, नाचे ना तंग ना टेढ़। जबकि मुझे लगता है कि जितने भी बिल्डिंग बनती है उसमें सबसे बढ़िया सीढ़ी यही है कि जहां बहुत आसानी से तुम चढ़ सकते हो। मेरी 80 साल की माता जी भी बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ जाती थी, हाफती नहीं थी, समझे, क्योंकि ऐसा स्टेपिंग वहां ये इस बात का ख्याल रखा गया है। हम तो सुबह से लेकर शाम तक 10-15 बार तो चढ़ते ही उतरते हैं, और कभी भी इस तरह का हमें होता है, कई बिल्डिंग में चढ़ेंगे तो ऐसे करके रहता है, तो ऐसे करके रहता है, तो चढ़ने में ही क्या रहता है, लगता है नीचे देखोगे लगता है गिर गए या गिर रहे हैं, नहीं। लेकिन लक्षण कैसे सुधरेगा कि पहला सीढ़ी से सीधे, ठीक है। और इस सब बात का देखो, जीवन में निरर्थक जो है खतरा नहीं लेना चाहिए। जैसे आजकल का लड़का से युवा लड़का खूब तेज मोटरसाइकिल चलाता है, खुदा न खास्ता होता ही है एक्सीडेंट। तो जीवन को यदि देना ही है तो सीमा पे दे दो, तो शहीद कहे जाओगे, ठीक है। माता पिता थोड़ा सा रोएगा भी, लेकिन गर्व के साथ रोएगा। लेकिन ऐसे जो कोई मरेगा तो आप समझ सकते हो कि माता पिता की क्या स्थिति होगी। और तुम है तो खैर तुम तो चले ही जाओगे, तो क्या
तो इसीलिए आशा करता हूं कि ऐसा मोटरसाइकिल चलाओ कि जो संतुलन में रहे और नियंत्रण में रहे। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया? आज नहीं आया है, ठीक है कि नहीं? इसका एक दोस्त, मैं कल या कल नहीं परसों मैं जा रहा था, मेरे बगल से गुजर गया ऐसे करके, मारा। हम देखे वो किनारे पे मिल गया, इसको देखे पीछे में लुच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। आई भी नहीं कि सर गुड डे सर, हैव ए नाइस डे सर, हैप्पी जर्नी सर, कुछ नहीं। हम क्या आवा, तू आवा, कल आवा, भेंट तो भैया जो तो आवा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा है, ये सब संस्कारों में पला बढ़ा, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। कल मैंने टोक दिया था, आज जो है गायब हो गया। जो कि कुछ भी हो जाए, शुक्रवार से ही शुक्र शनि रवि की कक्षा तो कभी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। यदि छूट गया तो बेकार, तुम बेकार मानव है। कितनी बात सीखते हो इस दिन। आगे चलो, हम समझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, कहां थे हम लोग? तो मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसका है? भारत में केरल का। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी लिख लो, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा महबूब उल हक, उसको अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता है, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, महबूब, हाँ महबूब से ही महबूबा निकली है, महबूब उल हक, महबूब उल हक, ठीक है। अरे तुम बुझता है महबूबा क्या होती है? वाह, ये बुझता, हम समझते थे, नहीं समझता है, ये तो खूब समझता है। महबूब उल हक एवं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक, एवं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक अमर्त्य सेन ने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक HDI में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, याद रखिए, जहां आल्प्स पर्वत का विस्तार है। जिनेवा उसका एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां वर्ल्ड का और यूनाइटेड नेशन का कई कार्यालय कार्यरत है। खैर वो लिखना नहीं है, सुन लेना है। स्विट्जरलैंड, ठीक है, शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। जितने भी स्कैंडिनेवियन देश वगैरह हैं वो सब आपके शीर्ष पे ही रहते हैं। HDI में उन सब देशों की स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, देख ही रहे हो। हमसे बेहतर स्थिति में HDI में श्रीलंका है, ठीक है कि नहीं? हमसे बेहतर स्थिति में कौन है? श्रीलंका है। और ये देखने की चीज है कि जहां राजनीतिक संकट है, आर्थिक संकट है, लेकिन वो HDI में हमसे बेहतर है। हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से क्या राजनीतिक संकट कभी नहीं रहा है, आर्थिक संकट समय समय पे आते रहे हैं। जैसे एक बार 1990 के दशक में ईरान इराक युद्ध के पृष्ठभूमि में आर्थिक संकट आए थे, तो हमने अपने मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया था और हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लिया था। और उस कर्ज के एवज में यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमने कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर में बदलाव करें, और इसी स्ट्रक्चर की बदलाव की कड़ी में जो नीति बनाई गई उसको नई आर्थिक नीति कहा गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 3 तत्व पे आधारित था। LPG, लिबराइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों से अपने हिस्से को कम करे। निजीकरण का मतलब है निजी कंपनियों को बढ़ावा दे, निजी क्षेत्र को मजबूत करे। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भारत का श्रम, पूंजी और तकनीक विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के देश से जुड़ जाए तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सौभाग्यवश विश्व के विकसित देशों की पूंजी और तकनीक सभी देशों से जुड़ गई, लेकिन जो भारत के पास और विकासशील देश के पास था वो था लेबर।
हमारे यहां लेबर की कमी नहीं है, लेकिन हमारा लेबर विश्व के अर्थव्यवस्था से, विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ पाया। समय अंतराल हमने लेबर में कौशल विकास कार्यक्रम 2015 से चलाया और तब जाके अब हमारे लेबर को अंतर्राष्ट्रीय जो मानक, श्रम मानक है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको रोजगार विभिन्न देशों में उपलब्ध हो रहे हैं। आप सीधे अपनी डिग्री को लेकर चले जाइएगा तो आपको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी विश्व वर्ल्ड मंच पर। आपको तभी मिलेगी जब आपके पास किसी न किसी तरह की कौशल दक्षता होगी, स्किल होगा। ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर तो स्किल वाले होते ही हैं, लेकिन सामान्य आप पीएचडी करके जाइएगा तो आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन एक तो एएनएम का कोर्स करके जाइएगा तो इसका मतलब है कि नहीं, आप दक्ष हैं, मानव सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में आप दक्ष हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया उसको ध्यान में रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम किस पे बल देते हैं, मानव कल्याण पर, संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर। संसाधन दो तरह के हैं, एक है प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिया, और दूसरा है कृत्रिम जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। ये मोबाइल किसने तैयार किया? ये मोबाइल मानव ने तैयार किया, लेकिन इसके अंदर का जो रॉ मटेरियल्स है वो तो प्रकृति ने हमें दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल हमारा मानव संसाधन है, लेकिन कैसा मानव संसाधन है? देखते हो, राम पुरकार यादव वीडियो कॉल कर रहा है, हद है सब। ठीक है, चलिए पूछ जाएगा कि सर सोए हुए होंगे या व्यस्त होंगे। ठीक है, आगे लिखो। कहा थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे जी। हाँ, स्विट्जरलैंड में थे हम लोग, स्विट्जरलैंड में थे। लिखेंगे, एक और लिखो, नोट में लिख दो। भूमि जल वन खनिज, भूमि जल वन खनिज, भूमि जल वन और खनिज, भूमि जल वन और खनिज प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन इन संसाधनों की कड़ी में, लेकिन इन संसाधनों की कड़ी में, लेकिन इन संसाधनों की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन आता है। मानव संसाधन आता है। कौन संसाधन आता है? मानव संसाधन आता है। कौन सा संसाधन आता है? मानव संसाधन आता है। ध्यान रखिएगा। और मानव संसाधन के रूप में कब विकसित हो सकती है? जब मानव को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तो वह संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह भी लाइन लिख दो। मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब उसे शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। तभी विकसित हो सकता है जब उसे शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जब उसे शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। किसे? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। लिखेंगे अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है
जिसने जिसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन, कौन सी किताब लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा। जिसने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, किसने? एडम स्मिथ ने। और लेसेज फेयर की अवधारणा दिया। लेसेज फेयर की अवधारणा दिया। हिंदी में लिख लोगे तो लेसेज फेयर लिख लो। लेसेज फेयर की अवधारणा लिख लीजिए। ठीक है, लेसेज फेयर दिया। क्या दिया? अब ये लेसेज फेयर फ्रेंच वर्ड है। अब फ्रेंच का अंग्रेजी है वर्ड है, उसको ट्रांसलेट करोगे तो है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो हस्तक्षेप की नीति। तो हस्तक्षेप की नीति, कोई हस्तक्षेप, तो इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आज से 200 साल पहले कहा था नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। उदारीकरण, नई आर्थिक नीति का एक पक्ष जो उदारीकरण है, उसमें इस बात पे बल दिया जाता है कि हम समय समय पे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरफेरेंस कम से कम करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकारी इंटरफेरेंस अधिक होने से उत्पादन और उत्पादकता विभिन्न बिंदुओं पे प्रभावित होती है। और यह आज से 200 साल पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स में नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। तो लेसेज फेयर की अवधारणा किसने दिया? एडम स्मिथ ने। लिखेंगे जिसका अर्थ अहस्तक्षेप की नीति या नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है। जिसका अर्थ अहस्तक्षेप की नीति या नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है। चलिए, अहस्तक्षेप की नीति या नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है। चलिए, यह है परिचय। ये क्या है? परिचय। तो आज का जो समय है उसमें एक तत्व को और आपको समझाने के लिए बता दें कि आज का उद्देश्य मानव कल्याण तो है, मानव विकास तो है, साथ ही पर्यावरण की संरक्षण भी है। और जिसको हम लोग कहते हैं टिकाऊ विकास। विकास की एक संकल्पना है कि हम भौतिक विकास भी करें, लेकिन साथ में हम पर्यावरण को संरक्षित भी करें। जैसे हम सड़क बनावे लेकिन पेड़ भी लगावे। इसलिए देखते होंगे कि सड़क बनाते हैं जब हम हैं तो सरकारी स्तर पे अब पेड़ भी लगाया जाता है, और इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास के संबंध में याद रखिएगा कि इस अवधारणा को 1987 में सबसे पहले बर्टलैंड आयोग ने दिया था। और यह जो सतत विकास है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। हम ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग करें कि नेक्स्ट जनरेशन को भी उसकी उपलब्धता होती रहे। जैसे जल, ये तो नहाता नहीं है, ये नहाता है 10 बाल्टी से। ठीक है, तो ये नहाना भी खतरनाक है और 10 बाल्टी से नहाना भी खतरनाक है। ये सतत विकास को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यह सतत विकास में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हम पानी का, हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पानी का एक बूंद पानी की बर्बादी नहीं होती है। ये जो नहाता है, यदि इजराइल में नहाता तो उस पानी का भी रिसाइकलिंग कर लिया जाता और उसका उपयोग हम बर्तन धोने में, भूमि में कहीं ना कहीं हम उसका उपयोग कर सकते थे। ठीक है कि नहीं? बहुत ज्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अपना ली है, तो इसके नहाए हुए पानी से हम पीने का पानी में ही बदल सकते थे। ठीक है कि नहीं? हम पानी को शुद्ध या सही पानी को हम तैयार रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं, क्लोरीनिफिकेशन से करते हैं, क्लोरीन का टिकिया देकर भी हम करते हैं, ओजोन का भी उपयोग करके करते हैं, KMnO4 का उपयोग करके हम पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। पानी के शुद्धिकरण के कई केमिकल प्रोसेस होते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, ओजोनिफिकेशन, क्लोरोनिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्टिलेशन, कई माध्यम से हम पानी को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? रिसाइकलिंग प्रोसेस अब हमारे समय की देख ही रहे हो। इस बारे भी तुम लोग दरभंगा जैसा शहर जिसको हम लोग
पॉन्ड का प्लेस कहते हैं। तालाब की कमी नहीं थी, यहां हजारों से अधिक तालाब एक समय में सरकारी आंकड़ों में द्रष्टव्य है। और आज उसकी संख्या भले ही कम हो गई है, फिर भी तालाब की संख्या दरभंगा में अधिक है और पानी का संकट है। भूमि जल का स्तर गिर गया है। एक पानी की मांग की जा रही है, एक पानी की मांग की जा रही है फिलहाल। तो एक पानी की मांग मतलब ऊपर से गिरेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे अच्छा ऊर्जा और जल का स्रोत क्या है? भगवान दीनानाथ। भगवान दीनानाथ जो मानसून लाएंगे, मानसून को कराएंगे। अब तो पहले हम लोग को याद है बचपन में कि 3-3 दिन मानसून रहता था, खुशी रहते थे स्कूल नहीं जाना है। नहीं, आज का मानसून क्या है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा रहता है ठीक से, इसके बाद समाप्त हो जाता है। वो भी रात में होता है तो स्कूल समाप्त नहीं हो पाता है। हा, तुम्हारे साथ बहुत दर्द है, ठीक है कि नहीं? उस दर्द से बाहर निकल जाओ, ठीक है? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो इन बिंदुओं को थोड़ा सा लिखना चाहेंगे। क्या लिखे हैं? हाँ, एक नोट लिखो, सतत विकास। सतत विकास अंग्रेजी में लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, या मैंने अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दे क्या? अरे तुम ना लिख लेगा। सतत विकास, इसका हम लोग दूसरा नाम है पोषणीय विकास। इसका तीसरा नाम है धारणीय विकास। इसका चौथा नाम है टिकाऊ विकास। समझे? लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इस विकास की अवधारणा किसने दिया था? ये पहले तो यह समझो कि विकास है क्या। तो यह विकास का 3 तत्व है। कौन से 3 तत्व हैं? पहला है कि भौतिक विकास, भौतिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, भौतिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण मतलब सड़क बनाए लेकिन पेड़ भी बनाए, पेड़ भी रोपे। दूसरा है संसाधनों को नेक्स्ट जेनरेशन के लिए सुरक्षित रख सकें, के लिए सुरक्षित रख सके। तो ये इसका उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य है। मेन उद्देश्य यही है कि संसाधन को हम लोग नेक्स्ट जेनरेशन के लिए सुरक्षित रख सके। इसलिए बाबू 10 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी से नहाओ, ठीक है? अब आज से जाना, आज स्नान करके आया था, अच्छा अब कल से नहाना, ठीक है? अब रात में नहीं नहाना, ठीक है? गर्मी है सो व्हाट, कल नहाएगा अब, ठीक है? मूल में आ जाइए। नहीं भी नहाएगा तो इस जन्म में ही गोरा ही रहेगा। अभी हो गया, उस वहां से पार निकल गया। वो अफ्रीकन जो वैरायटीज होती है उससे तुम बाहर निकल गया। मूल बिंदु पे आ जाइए। और तीसरा है कि इस अवधारणा को किसने दिया था? बर्टलैंड आयोग ने दिया था। बर्टलैंड आयोग ने कब दिया था? तुम लोग तो बड़ा तेज है। ये 3 बातें सतत विकास में नहीं भूलना। और समय समय पे सतत विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है। अभी मैंने बताया भी था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2015 में 17 तत्व निर्धारित किए गए, जिसे कब तक प्राप्त करना है?
2030 तक, जिसे कब तक प्राप्त करना है, जिसे कब तक प्राप्त करना है, तो लिखो इसको पहले। सतत विकास क्या है, 3 तत्व लिख लो नोट में। सतत विकास पर 3 तत्व लिखो बाबू पहले। तीन तत्व लिखो। भौतिक विकास के साथ साथ जहां 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 पर्यावरण संरक्षण हो, जहां पर्यावरण संरक्षण हो, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को हिंदी में अगली पीढ़ी कहते हैं, लेकिन वो गांव घर में पीढ़ी नहीं, वो पीढ़िया है, पीढ़िया, जिसमें बैठ करके कैंची से नहीं, किससे सब्जी काटते हो जी, हसुआ से, ठीक है कि नहीं। हम कह रहे थे कैंची से नहीं कटता है सब्जी, जो हंस रही हो, कैंची से कटता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। हाँ देखो वो काटती है, कैंची तो है, सब्जी को बैगन से रामतुरई को काट देंगे, क्या दिक्कत है, बड़ा कैंची से, चलो ठीक है। हाँ कहाँ थे हम लोग, तो संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित, अब छोड़ दो, बहस छोड़ दो, वो काट लेती है, तुमको क्या लेना देना है, वो काट लेती है, तुमको क्या लेना देना है, ठीक है कि नहीं। तुमसे कैंची कटेगा, मूल में आ जाओ। वो सब मजबूत है, नहीं ये तो मजबूत नहीं है, वो तो मजबूत है, काट लेगी, ये तो लगता है कैंची है, इसको काट देगा, ठीक है, मूल में आ जाइए। खैर, तो जैसा कि मैंने कहा कि संसाधन को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना, ठीक है, यह उसका उद्देश्य है। तीसरा, इस अवधारणा को किसने दिया, वर्टलैंड आयोग ने दिया, तो लिख देंगे 1987 में दिया, तो वर्टलैंड आयोग 1987, एकदम याद कर लेना है। अब सुन लो, एसडीजी इंडेक्स होता है, एसडीजी इंडेक्स होता है, और भारत का स्थान 2023 में, अभी 2024 का रिपोर्ट नहीं आया है, भारत का स्थान 2023 में ललित बाबू, प्रदीप बाबू, भावना बाबू, बताइए तीनों बाबू क्या है, कितना है, 100, कोई ठीक तो बताया कितना है जी, 112। तो कौन बोला है, राम कुमार जी हैं क्या, हाँ अच्छा, बहुत दिन पे आए हैं, चलिए, न गुड मॉर्निंग हुआ न गुड नाइट हुआ, सर चलते समय गुड नाइट होगा ना सर, हद करता है। चलो लिखे, भारत का स्थान एसडीजी इंडेक्स, भारत का स्थान एसडीजी इंडेक्स, भारत का स्थान एसडीजी इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, एसडीजी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, 112वां स्थान है। कौन जारी करता है इसे, यूनाइटेड नेशन। कौन जारी करता है इसे, यूनाइटेड नेशन। कौन जारी करता है इसे, यूनाइटेड नेशन। और भारत का स्थान कौन सा है, 112। यह भी याद रखें, लिखो, यह भी याद रखें, यह भी याद रखें कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है, कब तक प्राप्त करना है। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इस कड़ी में एक और अवधारणा है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाने लगी है और उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक। तो अब एक और लिखेंगे मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है, 116वां है, 116वां है। इस इंडेक्स को विश्व बैंक के द्वारा, इस इंडेक्स को विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। भूलेंगे नहीं कि मानव पूंजी सूचकांक में, मानव पूंजी सूचकांक में मानव पूंजी सूचकांक में मानव पूंजी सूचकांक में कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ रखा जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ रखा जाता है। मतलब साफ है कि आप जो हैं शिक्षित तो रहे ही, स्वस्थ भी रहे, सर्वाइवल भी हो आपका, और साथ में आप में स्किल भी हो, तभी ना आप ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर पाइएगा। और ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो जाइएगा तो आपके पास पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आपकी पॉवर्टी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो जो मैंने पहला लाइन लिखाया था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण, मानव विकास, और उस कड़ी में पहले मानव विकास की अवधारणा को देखें। मानव कल्याण तो बहुत सिंपल है। मानव का कल्याण क्या है, 2-4 पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला दिए, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कल्याण योजना कोई चला दिया, खाद्यान्न आधारित चला दिए, आवास आधारित चला दिए, कोई भी 2-4 योजना को चला दिए, मानव कल्याण हो गया। लेकिन मानव विकास नहीं हुआ उससे। मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। मानव पूंजी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल होना चाहिए। तो तीनों का कंसेप्ट समझ गया ना। मानव कल्याण, तो मानव को हम 5 योजना का लाभ दिला देंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम। मानव पूंजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दक्षता, इससे जोड़ देंगे तो हम मानव को पूंजी के रूप में विकसित कर देंगे। सतत विकास, मानव का विकास तो है ही, भौतिक विकास, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए और साथ ही उन संसाधनों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और संसाधन क्या है हमारे पास, भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, तो हम अपने लिए भी उपयोग करें विवेकपूर्ण, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों को छोड़ दें। आज मेरे पूर्वज ने संसाधन को छोड़ा, तब ना हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। हमेशा उपयोग पे ध्यान देना चाहिए, जुडिशियस यूटिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, न कि उपभोग पे ध्यान देना चाहिए। उपयोग क्या है, पंखा चला रहे, हवा ले रहे, उपयोग है। लेकिन एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इधर से पीछे से कूलर चला रहे हैं, तो ये क्या है, उपभोग है। नहीं, एक मैं एसी के दुकान पे गया तो बड़ा अच्छा कहा कि सर एक कूलर ले जाइए। क्यों,
तो सर पंखा, इसका हवा बहुत ठंडा होता है जब एसी चलता है तो हम उसको देखने लगे कि कितना ज्ञान की बात हमको ये बताया है, या तो ये हमको साफ बेवकूफ समझ रहा है, ठीक है, या यह समझ रहा है कि उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कहता क्या है कि सर ऐसे तो कूलर ज्यादा हवा नहीं देगा। ठीक यही स्थिति हुई है, पोर्टेबल एसी लेने गए तो पोर्टेबल एसी वाला हमको यही सलाह दिया, यही दिव्य ज्ञान से हमको परिचय करवाया कि सर जब आप ऑफिस में बैठिएगा ना तो ये बहुत काम देगा, ऑफिस में नहीं बैठेगा तो ये काम नहीं देगा, ये पोर्टेबल है सर। दूसरा सर, जब ऑफिस में है तो ऑफिस में आप चले जाइएगा लेकर के, और जब घर में आ जाइएगा तो घर में जब एसी चलेगा तब इस एसी को भी ऑन कर दीजिएगा। नहीं समझे? माने ऊपर वाला एसी या नीचे वाला एसी, इसको यूटिलिटी कहेंगे कि इसको उपभोग कहेंगे? इसको उपभोग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। 2 रोटी खाना उपयोग है और 10 रोटी खाना उपभोग है। तो आशा है कि तुम लोग आज से, खैर तुम्हारा कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो इस कड़ी में है, जो थोड़ा सा हेल्दी है हमारी तरह, ठीक है कि नहीं, तो वो सब आज से 2 रोटी खाना शुरू कर दे। समझी? 2 रोटी ही खाना। अभी नहीं कहना कि सर क्यों मुझे देख रहे हैं सर, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ सर, मैं तो हवा सूंघती हूँ सिर्फ सर, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। हमने अपना भी नाम कहा है उसमें, मैंने अपना नाम, हाँ सर उस समय तो देख रहे हैं पॉकेट से निकालते हैं टप मारते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए नेक्स्ट। मैं सब समझ रहा हूं, ठीक है। अब आइए, इतना समझ में आ गया ना, ये अर्थव्यवस्था का परिचय है। अब पढ़ना क्या क्या है अर्थव्यवस्था में, तो लिखिए फटाफट। रणनीति पहला चैप्टर, आज खत्म करेंगे पहला चैप्टर को। लिखो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक और प्रकार। रणनीति लिखो, कोई बात नहीं है, जो लिख चुका है वो छोड़ देगा, जो नहीं लिखा है वो लिखेगा। लाओ तो पहला है क्षेत्रक और प्रकार, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक और प्रकार। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक और प्रकार एवं वृद्धि और विकास। आज क्षेत्रक पढ़ा देंगे, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। हालांकि मैं अभी भी बताया हूं कि एक संसाधन के रूप में, रुक जाओ, एक संसाधन के रूप में मानव, अभी पढ़ाया हूं, मानव के ऊपर ही तो बल दे रहा हूं। कैपिटल, डेवलपमेंट, तो ये सब क्या है कि एक रिसोर्सेज के रूप में मानव की मैं व्याख्या कर रहा हूं। नहीं, तीसरा अध्याय लिखो गरीबी, गरीबी। चौथा लिखो बेरोजगारी, चौथा लिखो बेरोजगारी। ये 2 भारत की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है, एक गरीबी, दूसरा बेरोजगारी। तीसरा लिखो योजना, टिक लगाओ योजना पे 5 बार, योजना पे 5 बार टिक लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय योजना है। छठा है कृषि, टिक लगाओ 5 बार। कृषि, उद्योग, उद्योग, कृषि उद्योग। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, हाँ नेक्स्ट में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। इस साल मैंने एक नए टॉपिक को जोड़ा है और ये टॉपिक है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, क्योंकि पूरे वर्ष ये टॉपिक चर्चा में रही राष्ट्रीय स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पर, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की चर्चा होगी, एमएसपी की चर्चा होगी, बफर स्टॉक की चर्चा होगी, अंत्योदय योजना की चर्चा होगी, पीएम पोषण योजना की चर्चा होगी, आंगनबाड़ी केंद्र आईसीडीएस की चर्चा होगी। ये सब का उद्देश्य हमारा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन ही है। तो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन को हम लोग विभिन्न एंगल से एक अलग टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे, उस पर भी टिक लगा लो, टिक लगा लो। नेक्स्ट है बैंक और बीमा एवं मुद्रा।
बैंक, बीमा और मुद्रा, कितना अध्याय हुआ? 9। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। नेक्स्ट है बजट और कर, बजट और कर, कर का मतलब टैक्स, बजट और कर। और अंतिम अध्याय सिर्फ ऐसे सेंट्रल एसएससी में पूछता है और वह है मांग और आपूर्ति, बजट और कर, कर टैक्स। और अंतिम अध्याय लिख देंगे वह है मांग और आपूर्ति, इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल एसएससी। बस मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मांग का अंग्रेजी होता है डिमांड, आपूर्ति का अंग्रेजी होता है सप्लाई। तो ये 12 अध्याय, कितना अध्याय हुआ? 12 अध्याय में, और जितना अध्याय उतना कक्षा। 12 अध्याय में आपकी ये इकोनॉमिक्स आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर रोज बूस्टर फैक्ट पढ़ाएंगे, तो उसको भी लिख लोगे, लास्ट में लिख दो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। तो जी कौन फैक्ट? बूस्टर फैक्ट। अब आ जाओ, यही 12 अध्याय आपका इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन 5, 7, 10, 12 जहां जैसे जो अनुपात में रहा, कहीं 25 क्वेश्चन रहेगा तो 3, 4 रहेगा, 50 क्वेश्चन वाली परीक्षा देने जाओगे तो 5, 6 रहेगा, 100 क्वेश्चन वाले परीक्षा में 8, 10 भी रह सकता है। तो जहां जैसा अनुपात मिलेगा, लेकिन इसी 12 अध्याय में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां तक कि जो हमने अभी सिर्फ परिचय दिया है इकोनॉमिक्स का, उसमें से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसीलिए उसको भी अच्छे से एकाग्रता से याद करने का प्रयास कीजिए, हल्ला नहीं। अब हम लोग पहला अध्याय से शुरू करते हैं। हम लोग का पहला अध्याय क्या है? अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, सेक्टर, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में कुल 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और उसी की हमें व्याख्या प्रदान करनी है पहले, तो लिखिएगा। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला प्राथमिक, प्राथमिक, पहला है प्राथमिक, पहला है प्राथमिक। इसमें प्रकृति से जुड़े हुए, इसमें प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए सभी संसाधन आते हैं, सभी संसाधन आते हैं, सभी संसाधन आते हैं। जैसे कृषि, कृषि एग्रीकल्चर, खनिज मिनरल्स, खनिज जैसे कृषि, खनिज, मत्स्य फिशिंग, मत्स्य, डेयरी दूध क्षेत्र जो होता है, डेयरी, वानिकी फॉरेस्ट्री जो करते हैं, वानिकी, वानिकी अभी पढ़े थे ना, वानिकी, वर्ल्ड वानिकी डे, ठीक है, कब 3 को था, 21 मार्च। और 3 को क्या था? वाइल्ड लाइफ दिवस था, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण दिवस। और 21 मार्च को है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वानिकी दिवस। तो ये फॉरेस्ट्री, ये फिशरीज, ये मिनरल्स, ये डेयरी, एग्रीकल्चर,
ये सब किस क्रिया में आता है? प्राथमिक क्रिया में आता है। ठीक है, तो आशा है समझ गए होंगे। पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से, सुन लीजिए ध्यान से, पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया से संबंधित नहीं है। ए डेयरी, 2 एग्रीकल्चर, 3 हॉर्टिकल्चर, 4 खनिज उत्पादन। वेरी गुड। खनिज उत्पादन इंडस्ट्री में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। हॉर्टिकल्चर इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। उद्यान खेती को क्या कहते हैं? आम की खेती नहीं, लीची की खेती हम जो करें, जैसे बिहार का शाही लीची को जीआई टैग है, बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग है। 7 कृषि उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग हमने बिहार का प्रदान किया है। याद रखेंगे। फिलहाल तो आपको यह याद रखना है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीची का कौन सा लीची को दिया गया, तो शाही लीची को दिया गया। आम में किस आम को? हाँ, ऐसा नहीं जर्दा आम को। जर्दा आम अलग है, जर्दालू आम अलग है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। मालदा अलग है और किशनभोग अलग है। किशनभोग चला गया, मई के महीना में ही किशनभोग आता है, गोला टाइप का रहता है। ठीक है कि नहीं? बम्बैया भी चला गया, अब चल रहा है मालदा। अब क्या चल रहा है? दुधिया मालदा। मूल में आ जाओ, दुधिया मालदा से बाहर निकलो। ठीक है, एक होता है अल्फांसो आम, और अल्फांसो प्रजाति किसकी है? आम की। किसने लाया था इंडिया में? और उस लाया था पुर्तगाली ने। और आज बिहार एक ऐसा राज्य है जो आम महोत्सव कर रहा है। कल पेपर में भी देखे होंगे, आज उसका राजभवन में जो है प्रदर्शनी भी चल रही है। 15, 16, 17 3 दिन वहां जाकर के आम के 600 वैरायटी को देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? जाकर के, हाँ, ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, और यदि वहां पहुंच जाओ और यदि दिक्कत हो तो हमको फोन कर देना। ठीक है, अंदर जाने में दिक्कत नहीं होगी, केवल दाढ़ी उड़ी कटा के जाना। लगना चाहिए कि नहीं ये आम का प्रेमी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि जाके आम में गोली मार देगा। तो खैर मूल में आ जाओ, ध्यान रखो। रोकता किसको है? लगता है कि आदमी ठीक नहीं लग रहा है, इस बच्चा को थोड़ी रोकेगा, इसको राष्ट्रपति भवन में भी नहीं रोकेगा। अब रोक देगा, हमको पता है रोक देगा राष्ट्रपति भवन में। चलो ठीक है, खैर कहां थे हम लोग? मूल में जी, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में थे। अब प्राइमरी सेक्टर का योगदान अर्थव्यवस्था में भी कितना है? 17%। तो लिख देंगे 2024-25 में इस क्षेत्र का योगदान, इस क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है। 17% है। ठीक है, किसका? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक क्रांति है, इंधनुषी क्रांति। सभी क्रांति को मिला दो तो इंधनुषी क्रांति हो जाती है। जैसे नीली क्रांति मत्स्य से जुड़ी हुई है, पीली क्रांति सरसों, ठीक है, स्वर्ण क्रांति बागवानी, ठीक है, तो ये सफेद क्रांति दूध, ये सभी क्रांति का संबंध किससे है उसको ध्यान में रखना है और उसके जनक को भी ध्यान में रखना है। जैसे दूध क्रांति के जनक कौन थे? दूध क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। जब वो मरे, विश्व दुग्ध दिवस होता है 1 जून को, जब वो मरे थे तो पेपर में आया था कि स्वयं दूध न पीने वाले करोड़ों लोगों को दूध पिलाने वाले वर्गीज कुरियन नहीं रहे। सफेद क्रांति के जनक या व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीज कुरियन नहीं रहे। ऐसे लोगों को देश में भारत रत्न मिलना चाहिए। हमें आपत्ति नहीं है आडवाणी को आप दिए या किसी को दिए, वो आपका पॉलिटिकल बिंदु है, लेकिन जैसे आपने स्वामीनाथन को दिया, इसी मन से जिस दिन स्वामीनाथन का निधन हुआ था तो मैंने कहा था कि स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि भारत को भूख से मुक्ति दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हरित क्रांति के जनक रहे, भारतीय हरित क्रांति का, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। संभवतः मेरी बात वहां तक पहुंच गया। उसके पहले कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि भारत रत्न का डिमांड स्वामीनाथन के संदर्भ में किया गया, लेकिन हमने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, ऐसे शख्सियत को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप दीजिए, कर्पूरी ठाकुर को दीजिए, मायावती को दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, लेकिन वर्गीज कुरियन को अवश्य दीजिए।
मेट्रोमैन श्रीधरन को अवश्य मिलना चाहिए। भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? जिसने करोड़ों लोगों की जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। यह वही देश है जहां राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था कि एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने श्वान को दूध से नहलाते हैं, और एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बच्चे दूध दूध चिल्लाते हैं। एक कविता थी बच्चों का दूध, ठीक है कि नहीं? और बच्चों के दूध की ये पंक्तियां थी, यह दर्शाता था कि कितनी असमानताएं थी। और आज उस देश में इससे बड़ा आपकी परिवर्तन क्या हो सकती है कि जब आप उत्सव करते थे शहरों में, तो गांव के भैया को कहते थे कि भैया 50 किलो दूध फल्ला दिन चाहिए, और आज वो भैया गांव में बैठा हुआ कहते हैं बउआ रे तो और भतीजी के ब्याह छो 100 किलो दूध के शहर में व्यवस्था कर। समझ गए? यही दूध का परिवर्तन है कि शहरों में दूध ज्यादा उपलब्ध है गांव की तुलना में। समझे कि नहीं समझे? और यही था व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक उसी तरह से हीरालाल चौधरी का संबंध एक क्रांति से है और उसके जनक रहे। बताओ बच्चा कौन सा क्रांति था? मत्स्य क्रांति, नीली क्रांति। उसका संबंध किससे था? उसी तरह से निरपक्ष तुलाल जो स्वर्णिम क्रांति के जनक रहे, उनको भी आप याद करके रखेंगे। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक रहे, भला उसको आप कैसे भूल जाएंगे? तो इस सबको नोट में लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दिक्कत हो रहा है, टेंशन हो रहा है तो ठीक है, तो लिख लो, अच्छा रहेगा। बात समझो? हाँ, लिख लो। कृषि के विविध क्षेत्र के क्रांति को इंधनुषी क्रांति कहा गया। कृषि के विविध क्षेत्रों की क्रांति को इंधनुषी क्रांति कहा गया। कृषि के विविध क्षेत्र के क्रांति को, कृषि के विविध क्षेत्र के क्रांति को इंधनुषी क्रांति कहा गया। इस कड़ी में इंद्रधनुषी रेनबो रिवॉल्यूशन कहा गया। इस कड़ी में निम्नलिखित क्रांति और उसके जनक महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में निम्नलिखित क्रांति और उसके जनक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित क्रांति और उसके जनक महत्वपूर्ण है। पहला लिखो हरित क्रांति स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति, भारतीय लिखना, भारतीय हरित क्रांति डैश स्वामीनाथन डैश गेहूं की क्रांति या खाद्यान्न की क्रांति। गेहूं या खाद्यान्न की क्रांति। गेहूं या खाद्यान्न, खाद्यान्न नहीं समझते हो? खाद्यान्न की क्रांति, गेहूं या खाद्यान्न की क्रांति। दूसरा था नीली क्रांति, हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति हीरालाल चौधरी, मछली डैश मछली। हीरालाल चौधरी डैश मछली। माने नीली क्रांति कौन दिया? उसके जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी। ठीक है, हीरालाल चौधरी। तीसरा स्वर्णिम क्रांति, निरपक्ष तू ताज। निरपक्ष तू ताज। निरपक्ष लिखो ना, निरपक्ष। निरपक्ष लिखो, निरपक्ष, बस वही लिखो। नाम है निरपक्ष, हम कुछ कर नहीं सकते, नाम ही निरपक्ष है। ठीक है। और किससे संबंधित है स्वर्णिम क्रांति? कल भी बताए थे, बागवानी। बागवानी, बागवानी। नेक्स्ट गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। किससे रिलेटेड है? हाँ, उसको क्या चीज? हाँ, प्राउन फिश लिख दो। प्राउन फिश, प्राउन फिश से संबंधित। इसका जनक कौन था? दुर्गेश पटेल।
पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति, सैम पितोदरा सरसों, सैम पितोदरा, सैम पितोदरा, सैम पितोदरा सरसों, सैम पितोदरा सरसों। बस आप लोग इतनी बात जरूर याद करके रखिएगा। कौन किसके जनक हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद करके अपने स्तर के लिए याद करके रखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र क्यों हल्ला हो रहा है इतना, क्यों हल्ला कर रहे हो, पूछो ना, हमसे पूछो ना। सैम पितोदरा पीली क्रांति सरसों, सैम पितोदरा पीली क्रांति सरसों, वो याद रखिएगा। उसी तरह से आपको याद रख लेना है हीरालाल, नीली क्रांति मछली, बर्गिज कुरियन दूध, इतना तो याद रखना है। अभी तो हम एग्रीकल्चर पढ़ाए भी नहीं है, एग्रीकल्चर का एक अलग चैप्टर है। अभी तो सिर्फ हम लघुशंका दिखला रहे हैं, चरण पादिका तो अभी बाकी ही है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो। हाँ, बड़ा भयंकर दिखता है, कभी कभी तो हम डर जाते हैं, रात में यदि हम देख लेंगे इसको तो हम तो डर जाएंगे। आगे लिखो सेकेंडरी सेक्टर, देखो द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है। ये जितना चीज तुम देख रहे हो, अपने शरीर पे पहने हुए वस्त्र, बैठे हुए कुर्सी, हाथों में कलम, कागज, कॉपी, ये सब क्या है, ये सब द्वितीय क्षेत्र है। ये सब क्या है, टोपी, चश्मा, जो भी चीज तुम देख रहे हो, बैग और क्या, कैमरा, पंखा, सब सब जितना भी है सब क्या, मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण, ये आपका इंडस्ट्री सेक्टर कहलाता है। तो लिखेंगे दूसरा क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, विनिर्माण और उद्योग से संबंधित है, विनिर्माण और उद्योग से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, जिसकी हिस्सेदारी 29% है, जिसकी हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में 29 से 30%, 29 से 30%, 29 से 30% कहा भी जाता है, ध्यान रखिए। सेकेंडरी सेक्टर विनिर्माण और उद्योग का क्षेत्र है। क्या दिक्कत है, कितना आसान है, आज सब चीज बता ही दिए कि विनिर्माण उद्योग में क्या आता है, जो भी तुम्हारे तक पहुंचता है वो सब क्या है, उद्योग है, औद्योगिक वस्तु है। नहीं, जो भी चीज और प्रकृति से जो जुड़ा है प्राथमिक है। नहीं, इतना आसान रूप में सेक्टर को आपको बता दिए कि थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो भी आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और कितना योगदान है अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 30, लगभग 29 से 30% है। और कहा भी जाता है कि किसी देश में, उसकी अर्थव्यवस्था में यदि 40 से 45% उद्योग का योगदान हो जाए तो वह देश विकसित हो जाता है। और हम लोग अभी बहुत दूर हैं। इसका 1% बढ़ाने के लिए कई लाख करोड़ रुपए निवेश करने पड़ते हैं, टेक्निकल सपोर्ट करने पड़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल देना पड़ता है, तब जाकर के हम 1 से 2% इन्हांस कर पाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। हम 70 सालों में 30% पे पहुंचे हैं, समझ जाइए आप, ठीक है। जहां हम 8-10 पे थे, वहां से पहुंचने में हमको 70 साल लग गए, और 30 से 40 से 45 पहुंचने में अभी कम से कम 25 साल लगेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अच्छा खासा वेल्थ भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को और ज्यादा मजबूत करें तो हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में ये याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया का लोगो है शेर। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, शेर, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। हर चीजें लिखाई नहीं जा सकती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्रक है, नाम से यह स्पष्ट है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र है।
सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। तुम जहां जाना चाहते हो, आज जीवन में जो बनना चाहते हो, वो सब आपका सेवा क्षेत्र ही है। तुम कहोगे कि सर हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र है। तुम कहोगे सर हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र है। तुम कहोगे सर हम शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र है। तुम जो भी सेक्टर में जाओगे वो सब क्या है, आपका सर्विस सेक्टर है। नौकरी करोगे, सर्विस सेक्टर है। जिस क्षेत्र में भी नौकरी करोगे, क्या है वो सेवा क्षेत्र में ही आता है। और ये इसके विषय मैंने कहा कि जैसे जैसे प्राथमिक सेक्टर कम होता है, प्राथमिक सेक्टर शिफ्ट कहां करता है, वो सर्विस सेक्टर में करता है। इसीलिए हमारे देश में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर घट रहा है और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्था का द्योतक है। द्योतक मतलब इंडिकेटर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां 53-54%, आज जो भी रेस्ट कर लो ना, वो सब 54% आपका अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान है। तो लिखेंगे इसके तहत शिक्षा, कंप्यूटर, पर्यटन, स्वास्थ्य, लिखो ना, शिक्षा, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, सेवा के जो सभी रूप हैं सब लिखो, मिलिट्री, पुलिस, सब में जाओगे, आते हैं। मिलिट्री, पुलिस, लोग उसमें ही जाता है ना, लाखों की संख्या में। नोट में लिख देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान, सर्विस सेक्टर का योगदान 54% है। 54% है। नोट नंबर 2, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान का घटना, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान का घटना, प्राथमिक क्षेत्र के योगदान का घटना और योगदान का घटना और तृतीय क्षेत्र के योगदान का बढ़ना और तृतीय क्षेत्र के योगदान का बढ़ना, तृतीय क्षेत्र के योगदान का बढ़ना, तृतीय क्षेत्र के योगदान का बढ़ना क्या है, विकसित देश की निशानी है। विकसित देश की निशानी है। विकसित देश की निशानी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इकोनॉमिक्स की इस कक्षा को, जो बेसिक कक्षा है, पहला दूसरा दिन को डराया नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि उस सब्जेक्ट से डर लगने लगे। इकोनॉमिक्स अच्छा लगा होगा, एक बार जाकर के घर पे फिर इसको याद कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार हमने ई वाले बैच को पढ़ा दिया है। आप लोगों को जो नए वाले हैं उन लोग को पढ़ाना शेष था। यूट्यूब कल भेजा था मैंने, उसको पढ़ करके नोट कर लीजिएगा। अगले दिन जब मैं कक्षा लूंगा तो उसको हम संक्षिप्त रूपों में आप तक पहुंचा देंगे और इस तरह से समान हो जाएंगे। और फिर हमारा दूसरा चैप्टर जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, वहां से हम आपको फॉलो अप कर लेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारी बेसिक कक्षा है, एक भी खंड छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक पिलर मजबूत रहता है तो वो सब्जेक्ट अपने आप क्या हो जाता है। तो अगले दिन हमारा अर्थव्यवस्था का प्रकार से और राष्ट्रीय आय की अवधारणा से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। जो नए बैच वाले हैं वो जा सकते हैं और जो पुराने हैं वो बैठे रहेंगे, क्योंकि आधुनिक बात की उनकी कक्षा होगी। छोटी कक्षा होगी लेकिन कक्षा होगी। आराम से खुश रहो।
जी